Assalamualaikum students, hopefully आप लोग ठीक होंगे. Today I am starting my new topic which is monopolistic competition and oligopoly. ये जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली जो चैप्टर है आपके पास, ये बहुत ज़्यादा आपका ब्रॉड वे में नहीं आता, ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आता है. इनके ज़्यादातर आपके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं या फिर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे ये चीज़ आ जाती है. बट मैंने जो है वो आपका जो ये लेक्चर्स प्रिपेयर किया है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में इसलिए किया ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो सके. ठीक है, कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ठीक है, इस तरह से परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स एंड मोनोपोली हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा था. Monopolistic competition and oligopoly as such not important for you, but it is also the part of your syllabus. That's why I am giving you lecture regarding this topics. ठीक है, इसलिए आता है टॉपिक लेकिन बट शॉर्ट में. लेट्स स्टार्ट के मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है और ओलिगोपोली. हमने कहा था परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स के बारे में जब मैंने बात की थी तो हमने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन से मेरी मुराद ही यही है कि आपके तमाम मार्केट्स जो हैं वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, यानी वो ऐसे दो सारी तमाम सेलर्स जो हैं वो ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि जिसकी क्वालिटी भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, इवन की प्राइस चार्जेस भी सेम है. तो वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पार्ट था. जब हम मोनोपोली पे आए थे तो मोनोपोली का मसला ये था कि वहाँ पर सिर्फ एक सेलर था और बहुत सारे बायर्स थे, और चूँकि वो एक ही सेलर था तो ही इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. तो दैट्स वाई वो जो था आपके पास, हम ये कह रहे थे कि वो एक किंग था तो वो कोई भी प्राइस खुद से चार्ज कर सकता था. दैट्स वाई उसकी प्राइस जो होती है वो हमेशा परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट से हाई होती है. Let's start today the monopolistic competition. What is the meaning of this word? Monopolistic competition is a market structure which combines elements of monopoly and comparative markets. Essentially, a monopolistic competitive market is one with freedom of entry and exit, but firms can differentiate their products. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम एलिमेंट्स आते हैं आपके पास मोनोपोली के एंड कंपैरेटिव मार्केट्स के. तो हम ये कहते हैं कि जब भी आपके पास इसको नाम ही दिया गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, इसका रीज़न ही यही है कि आपके पास जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसका जो कॉम्बिनेशन आता है वो मोनोपोली और कंपैरेटिव मार्केट्स बोथ का आता है. यानी जिस तरह से हम कह रहे थे कि परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स में बहुत सारे सेलर होते हैं और वो सब एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पॉसिबिलिटी है. लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स की तरह वो सेम प्राइस चार्ज करें. वो मोनोपोली की तरह अपने किंग भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं. तो ये होता है आपके पास बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द कॉम्बो ऑफ perfectly competitive markets and monopoly markets. Then what are the characteristics of monopolistic competition? तो इसकी characteristics में first of all firms maximize profit, marginal revenue equal to marginal cost. तमाम की तमाम firms जो हैं वो अपना profit को maximize करते हैं एज यूजुअल. जो आपके पास परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में था, जिस तरह से आपके मोनोपोली मार्केट्स में था, उसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होगा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम MR इक्वल टू MC कह रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि MR इज व्हाट, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, एंड विच इज इक्वल टू, विच शुड बी इक्वल टू एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट MC. तो हम ये कहेंगे वो पॉइंट होगा जहाँ उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. देन कंज्यूमर में प्रिफर वन प्रोडक्ट ओवर द अदर. कंज्यूमर्स पे डिपेंड करता है कि वो एक प्रोडक्ट से दूसरी तरफ मूव कर सकता है. लाइक आपके पास खादी ब्रांड है, आपके पास सना सफीनाज ब्रांड है, आपके पास जे डॉट ब्रांड है. लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ब्रांड्स राइट नाउ. तो वो तीनों के तीनों प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करे, क्लॉथ प्रोड्यूस करे. एज सच देखने में तो लग रहा है कि वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं क्योंकि तमाम के तमाम जो है वो क्लॉथ प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं. लेकिन क्या वो सबके सब एक प्राइस चार्ज करते हैं? नो, दे आर नॉट चार्जिंग सेम प्राइजेस बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी, देयर इज अ डिफरेंस इन क्वांटिटी. ठीक है, तो लोगों के प्रेफरेंस जिस तरह से डिफरेंट है उनमें
क्लॉथ की डिज़ाइंस और उनमें क्लॉथ की क्वालिटी भी डिफरेंस होती है। तो हम ये कहते हैं कि लोग इजीली एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके पास ये ब्रांडेड आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा इंकॉर्पोरेट किए जाते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल ये लेट सपोज डिटर्जेंट की विम एंड लेमन मैक्स, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, आपके पास आपकी ग्रॉसरी वगैरह और ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी बर्तन वगैरह धोने के आपके लिए काम आते हैं। तो लेमन मैक्स और विम आपके पास दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं, लेकिन दे आर नॉट चार्जिंग द सेम प्राइजेस, ठीक है, इनमें प्राइसेस डिफरेंशिएशन है और क्वालिटी डिफरेंशिएशन है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन पे कि विच person would like to consume lemon max and which one would like to consume them, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये दोनों ब्रांड्स जो हैं वो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है। Next characteristics, everyone offers similar product, but that product cannot be completely substituted. हर एक जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के प्रोड्यूसर होंगे वो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। लाइक मैंने आपको क्लॉथ की बात की, या यहाँ पर एक सोप की हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट तो सिमिलर है लेकिन वो आपस में एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है, हर एक की क्वालिटी में डिफरेंस है, हर एक की प्राइस में डिफरेंस है और इस वजह से लोगों की प्रेफरेंस में डिफरेंस है। अब हम कहते हैं भाई डेटॉल और लाइफ बॉय दोनों आपको प्रोटेक्शन करता है जर्म से, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं किसको, ज़्यादातर डेटॉल को, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइफ बॉय से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो है वो आपके पास डेटॉल की है। तो दे आर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर और हम ये कहेंगे कि वहाँ पर जो है आपके पास सब्सटीट्यूट एक दूसरे का वो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको डेटॉल नहीं मिल रहा तो आप सब्सटीट्यूट कर जाओ किसकी तरफ, लाइफ बॉय की तरफ, नहीं। जो ब्रांड कॉन्शियस लोग होंगे वो कहेंगे नहीं, हमें लाइफ बॉय पे रिलाई नहीं करते, हम डेटॉल पे रिलाई करते और हम वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। देन the which is the last characteristics which is very important in this slide, that is in short run they can earn abnormal profit or loss, but in the long run he earns normal profit। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की खासियत ये होती है कि शॉर्ट रन पीरियड में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी अर्न कर सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी जा सकता है, बट इन द लॉन्ग रन ही हैज टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट लाइक परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स। जबकि लॉन्ग रन की तरफ मूव करता है तो ये बिल्कुल इसका जो प्रॉफिट होता है वो किसकी तरह हो जाता है, परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स की तरह हो जाता है। हमने मोनोपोली जब पढ़ी थी तो मोनोपोली में आपके पास शॉर्ट रन में भी प्रॉफिट था और लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट था, उसका नॉर्मल प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स हो, इनका लॉन्ग रन में आपके पास अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। देन all companies can enter or leave the industry when they want to। तमाम कंपनीज में कोई ऐसे कोई बैरियर्स है नहीं, वो इजीली एंटर भी हो सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं इंडस्ट्री को। एवरी कंपनी मेक्स देयर ओन डिसीजन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। हर कंपनी के पास राइट्स हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, ठीक है। अगर सना सफीनाज ने अपना कोई नया ब्रांड लॉन्च करना है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि वो नेगोशिएट करे जे डॉट से या खार्डी से या और अदर ब्रांड से, वो अपने ही जो है ब्रांड पे फोकस करेगा, अपने डिसीजंस खुद लेगा और न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इससे किसी के डिसीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन कि प्राइस भी इम्पोज करने के लिए उसे किसी के डिसीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने ही मार्केट के अंदर अपने आप को एक किंग समझता है। देयर इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, लेकिन एक चीज़ होती है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन तो उसमें पाया जा सकता है, लाइक फिजिकल डिफ्रेंसिएशन या मार्केटिंग डिफ्रेंसिएशन। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में वेरिएशन आ जाए, तो हम ये कह रहे हैं फिजिकल डिफ्रेंसिएशन, या मार्केटिंग किसी की बहुत अच्छी हो, कोई एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लॉन्च करे अपने प्रोडक्ट को कि जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और वो उसको कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एक मेन फैक्टर और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ दिस इज द ग्राफ एज वी हैव डिस्कस कि किस तरह से आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास आउटपुट आते हैं, कोई भी प्रोडक्शन जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस में आपके पास वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आते हैं। And we have already discussed how to calculate average revenue, how to calculate marginal revenue, and how we can plot it.
ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी बात डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू आपके पास किस तरह से प्लॉट होगा, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है एंड हाउ टू गेट प्लॉट इट। इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में भी हम बता चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू एंड हाउ वी कैन प्लॉट इट। ठीक है, ये हम मोनोपोली में डिस्कस कर चुके हैं और कैलकुलेशन हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आ जाता है, फिर आपके पास शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ये भी हम बता चुके हैं। एस स्टैंड फॉर शॉर्ट रन, वेयर एस स्टैंड फॉर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दिस वन इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अच्छा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन आर सेम, बट हम ये कहते हैं कि लॉन्ग रन में आते आते आपके पास चीज़ों की एडिशनैलिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है, आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बल्क में आ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्राइस अपनी लो करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ता है। लाइक आप सेल देख लें, कभी होती है अप टू 70% सेल, अप टू 50% सेल, या 50% सेल, 70% सेल। वो सेल क्यों निकालते हैं? ताकि आप उन्हें नया ब्रांड लॉन्च करना है, उन्हें नई क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो दैट्स वाई वो चाहते हैं कि प्रीवियस उनके जितने भी ब्रांड्स की चीज़ें हैं वो सेल आउट हो जाए। तो इस वजह से वो सेल्स वगैरह निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग पीरियड में आ जाता है, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है एबनॉर्मल से। बट यार आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट होगी और आपकी एवरेज कॉस्ट होगी वो शॉर्ट रन होगी, तो यहाँ एस लगाना कंपलसरी है। देन आपने क्या किया, एवरेज रेवेन्यू आपने प्लॉट किया, और हाफ ऑफ द एवरेज रेवेन्यू वी हैव टू प्लॉट द मार्जिनल रेवेन्यू। बिल्कुल इसके हाफ कैटेगरी में आपके पास लाई करेगा, एम आर इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ए आर इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले ही बता चुके हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन आपके पास क्या होगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन आपके पास होगी एम आर इक्वल टू एम सी, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वो कौन सा पॉइंट होगा, दिस वन इज द पॉइंट, यस दिस वन इज द पॉइंट जहाँ पर आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। दिस इज द पॉइंट विच वी कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन पॉइंट। और इस पॉइंट के थ्रू आपको पता चलता है, हम ये पॉइंट क्यों निकालते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट विल शो कि आपका जो है वो आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, आपने कितनी कॉस्ट बेयर अप करनी है और कितनी प्राइस चार्ज करनी है, आपको कितना प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है। तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, और ये वो पॉइंट है जिसको हम एम कह रहे हैं, यानी इतनी क्वांटिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करेगा। तो इसी से स्ट्रेट लेके जाएंगे टी टू टी डैश, दैट इज द कॉस्ट, बिकॉज दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व। ये एवरेज कॉस्ट करके तो इसी लाइन से स्ट्रेट लेकर जाएंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, हर एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है। और इसी से आप सीधी लाइन लेकर जाएंगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू करवाएगा, जिसको मैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, डिमांड कर्व, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ है इन द केस ऑफ मोनोपोली एंड इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और वी कैन से परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स टू। तो यहाँ पर आपके पास जो प्राइस चार्ज हो रही है एवरेज रेवेन्यू की पी डैश, पी टू पी डैश, दिस इज द प्राइस ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन। तो ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एम यूनिट तक, और कितनी कॉस्ट को बेयर करेगा टी टू टी डैश तक, और कितनी प्राइस वो चार्ज करेगा पी टू टी डैश तक। अब मुझे ये बताएं कि जो टी डैश है क्या वो लेसर है या ग्रेटर है पी डैश, यानी टी डैश इज द कॉस्ट एंड पी डैश इज द प्राइस। यस एब्सोल्युटली, यू आर राइट, यू आर थिंकिंग राइट कि आपके पास जो कॉस्ट है वो लेसर है, टी डैश इज लेसर देन प्राइस, बिकॉज पी डैश इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन देन पी डैश। ठीक है, जो प्राइस है वो आपके पास जो है वो ग्रेटर है और आपकी कॉस्ट जो है वो lesser है। It means this much proportion, that is P dash, T dash. This is the profit of monopolistic competitor. ये monopolistic competitor का profit है। But is that true कि हमेशा उससे profit ही हो? No, it is not compulsory. How? Let's move toward the second option, that is the second graph. और यहाँ पर भी आपने horizontal axis पे आउटपुट रखना है, प्रोडक्शन जो भी आप रखना चाहें, और वर्टिकल एक्सिस विच इज वाई एक्सिस, उसमें आपने कॉस्ट एंड रेवेन्यूज पुट कर दें।
देन अगेन आपने एवरेज रेवेन्यू कर्व प्लॉट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व प्लॉट करना है, मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आपकी वही जाएगी डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स की तरफ स्लोप है उसका। और बट एवरेज कॉस्ट जो आपकी बनेगी वो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो भी आपका स्ट्रेट लाइन है उससे अबव बनेगी, बिकॉज हियर आई एम शोइंग द लॉस पॉइंट। तो मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज कॉस्ट कर्व को, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू से अबव की तरफ प्लॉट कर देना है। Then again, I am choosing the profit maximizing condition MR equal to MC. Here MR, marginal revenue is this one. Yes, this one is your curve, which is marginal revenue. And this one is your curve, which is called short-term marginal cost, which is upward sloping. And marginal revenue is downward sloping, yes. And then this is the point where the short-term marginal cost and the marginal revenue are intersecting with each other. This is the point, yes. This is the point which is showing that how much output we have to produce, how much price we have to charge, and how much we have to bear cost. तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जब बराबर हो तो वो पॉइंट आपके पास नीचे आप लेकर जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपने कितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। यू हैव टू प्रोड्यूस एम लेवल ऑफ आउटपुट। देन इसी से स्ट्रेट अवे आप लाइन लेकर जाएंगे एवरेज रेवेन्यू की तरफ। तो हमने पहले बताया कि एवरेज रेवेन्यू, डिमांड कर्व एंड योर प्राइस कर्व आर द सेम। तो हमने कहा कि ये जो P है ये शो कर रहा है आपके पास P डैश, विच इज कॉल्ड प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर हु आर चार्जिंग देयर ऑन देयर पर्टिकुलर कमोडिटी और पर्टिकुलर आउटपुट। और इसी से आप स्ट्रेट लाइन P से स्ट्रेट लाइन लेकर जाओगे तो यू विल सी द एवरेज कॉस्ट कर्व पर यूनिट कॉस्ट T डैश। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास प्राइस इज लेसर और ग्रेटर देन कॉस्ट। यस, your price is lesser than your cost because cost is the point which is called T dash and price is the point which is called P dash. So price आपके पास lesser है because this is nearest to the origin and P dash is far from the origin. ठीक है, तो आपके पास जो प्राइस है वो लेसर है और कॉस्ट हाई है। तो दिस मच इज द पॉइंट P dash T P P dash. This is the point which is called the loss of monopolistic competitor. Now my question is that कि अब क्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर को मार्केट के अंदर रहना चाहिए, उसको रहने की ज़रूरत है? नो। अगर वो ये, क्योंकि वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर है, वो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजर नहीं है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा कि मैं कम प्राइस रख के और ज़्यादा कॉस्ट पे करूँ बस सोसाइटी खुश हो जाए। नो, क्योंकि वो एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर है, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ही वांट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट और एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, वो कभी भी लॉस की तरफ मूव नहीं करेगा और जब उसको लॉस बेयर अप होने लगे तो इट मीन्स ही हैज टू शट डाउन हिज बिजनेस। तो उसका ये राइट डिसीजन होगा कि वो अपना बिजनेस शट डाउन कर दे। बिकॉज याद रखें मार्केट स्ट्रक्चर में जो भी लोग काम करते हैं दे वांट टू अर्न प्रॉफिट in any cost, either they are in term of normal profit or we can say in term of abnormal profit, लेकिन वो प्रॉफिट तो जरूर अर्न करेंगे। और जब वो शॉर्ट रन के ही पीरियड में लॉस की तरफ चले जाते हैं तो इट मीन्स दे हैव टू शट डाउन हिज बिजनेसेस। लेकिन अगर वो शॉर्ट रन में ही मैक्सिमम प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट की तरफ रहते हैं तो इट मीन्स कि उनका जो प्रॉफिट है वो आगे फर्दर जो है उनको प्रोडक्शन करने में आसानी करेगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो P डैश T और T, ये आपके पास क्या शो कर रहा है, आपका प्रॉफिट शो कर रहा है। तो ये मेरे लॉन्ग रन में काम आ सकता है, यानी मैं फर्दर प्रोडक्शन अपनी कर सकती हूँ। देन अगेन अगर आप लॉन्ग रन की तरफ आएंगे तो हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लियर कर दिया है कि मोनोपोली जो है वो लॉन्ग रन पीरियड में आकर जो है वो अपना नॉर्मल प्रॉफिट एंड करता है, जस्ट लाइक परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट्स। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वही लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी ले ली, वर्टिकल एक्सिस में प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट सब कुछ रख लें। रेवेन्यूज तमाम, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और वर्टिकल एक्सिस में आप एवरेज कॉस्ट भी रखें और मार्जिनल कॉस्ट भी रखें। बेहतर ये होगा कि यहाँ पर जहाँ MC लिखा है वहाँ आप L भी पहले लगा दें। जैसे आपने SMC लिखा था शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, वहीं पर आप LMC लिख दें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ताकि आप खुद भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और कैलकुलेशन में अगेन बता रही हूँ कि कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप शॉर्ट रन की तरफ जाएं या आप लॉन्ग रन की तरफ मूव करें, कैलकुलेशन में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है,
Then आपके पास average revenue curve it is going to be downward sloping and your marginal revenue is also downward sloping but half of the average revenue. ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है आपके पास लॉन्ग रन। नाउ हमने वही लेना है, आपने क्या लेना है, कैरेक्टरिस्टिक का जो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल फर्म्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज marginal revenue equal to marginal cost, because marginal revenue equal to marginal cost is actually showing the how much output we have to produce, how much cost we have to bear and how much price we have to charge. तो क्वांटिटी प्राइस जो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों आपके यहाँ पर आकर इक्वल हो जाती हैं एट पॉइंट पी. Yes, this is the point where marginal cost and marginal revenue are equal, and this much is the quantity they have to produce. Q1 quantity they have to produce. ठीक है. Then how much they have to face the price? तो हमने इसी पॉइंट से सीधा लेकर गए आप, तो आपको पता चला कि ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व एंड प्राइस कर्व, तो ये आपको शो कर रहा है कि आपकी प्राइस कितनी है. एंड व्हाट अबाउट योर एवरेज कॉस्ट? Yes, this is the cost which is in tangent to the average line, average revenue line. ठीक है, तो ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है ये आपके एवरेज रेवेन्यू लाइन से टच हो रहा है, तो टेंजेंट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट. तो हम ये कह रहे हैं कि प्राइस जो है वो इसकी वो भी इक्वलेंट है किसके, कॉस्ट के इक्वलेंट है. X is the point where the price and cost are equal. तो लॉन्ग रन में उसके पास जो भी प्राइस वो चार्ज कर रहा है वो सिर्फ अपनी कॉस्ट बेयर अप करने के लिए कर रहा है. जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादातर जो होते हैं वो अपने ब्रांडेड जो भी ओल्ड फैशन उनका हो जाता है उसको एज अ सेल लगा देते हैं ताकि वो जो है रेवेन्यूज को जनरेट करें, प्राइस भी लें, लेकिन बस उनकी कॉस्ट कवर हो जाए ताकि वो न्यू ब्रांड्स जो है वो लॉन्च कर सकें ईजीली. This is the monopolistic competition and it is as usual very important. तो ये आप लोग ग्राफ्स भी देख लीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक, कोई भी क्यूरी हो शॉर्ट रन से लेकर लॉन्ग रन में या फिर किसी भी उसमें, तो यू कैन आस्क मी. Now the oligopoly, a market situation in which each of a few producers affects but does not control the market. एक मार्केट तो समझ लें बस एक सिचुएशन है. ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी कि मार्केट इज अ प्लेस. नो, इट्स नॉट कंपलसरी. मार्केट एक सिचुएशन है जहाँ फ्यू बायर्स जो है, फ्यू प्रोड्यूसर्स जो है इफेक्ट करते हैं. इन द केस ऑफ ओलिगोपोली लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इफेक्ट करेंगे आपके पास परफेक्ट कंपटीशन में. सिंगल प्रोड्यूसर इफेक्ट करेगा आपके पास मोनोपोली में. मैनी प्रोड्यूसर आपके इफेक्ट करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. एंड फ्यू प्रोड्यूसर विल इफेक्ट ऑन ओलिगोपोली बट डज नॉट कंट्रोल द मार्केट. लेकिन ये जरूरी नहीं कि फ्यू प्रोड्यूसर्स हैं तो किसी एक का कंट्रोल हो मार्केट के अंदर. नो, ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट कि वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपके पास दो तरीके की कैटेगरी होती है. एक होती है होमोजेनियस ओलिगोपोली एंड द अनदर वन इज हेटेरोजेनियस ओलिगोपोली. होमोजेनियस ओलिगोपोली में आपके पास बिल्कुल आप सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आपके पास प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता. दैट्स व्हाई यू हैव टू चार्ज द सेम प्राइस. ठीक है, लाइक होमोजेनियस ओलिगोपोली में आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आ सकती है. पेप्सी हो गई, कोला हो गई, आपके पास फैंटा हो गई. ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट्स होती हैं होमोजेनियस, दे हैव टू चार्ज द सेम प्राइसेस. लेकिन अब आप देखते होंगे कि माल्ट एक ब्रांड आया है, लेमन जूस एक ब्रांड आया है आपके पास, और लीची एक ब्रांड आया है आपके पास. अब इनमें प्राइसेस सेम रहती है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स तो सेम है लेकिन इनके प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंसिएशन आती है. इन प्रोडक्ट में हेट्रोजेनिटी आती है. दे आर नॉट एक्चुअली सेम एज दे आर लुकिंग. ठीक है, तो माल्ट जो है उसका टेस्ट डिफरेंस है देन पेप्सी, कोला, फैंटा, इन सबसे. तो वी कैन से कि आपके पास ओलिगोपोली में आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट हो सकती हैं और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकती हैं. नाउ अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, द फ्यू फर्म्स. सबसे पहले आपके पास बहुत कम लिमिटेड फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स होती हैं, और अगर टू फर्म्स होंगी आपके पास मोर देन वन यानी टू, तो आपको वो डिओपोली का नाम देते हैं. अदरवाइज मोर देन टू होंगी तो वो आपके पास ओलिगोपोली पार्ट कहलाएंगी. डिओपोली की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ओलिगोपोली पार्ट पढ़ रहे हैं. डिओपोली इज एन अनदर थिंग, तो वो हम देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेशन ना हो ज़्यादा.
उसके बाद नॉट यूनिफॉर्म साइज ऑफ फर्म, हर फर्म का एक साइज नहीं होता, कुछ फर्म्स बड़ी होती हैं, कुछ फर्म्स छोटी होती हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि फर्म का साइज भी आपके पास सेम है। बैरियर एंट्री एंड एग्जिट, बिल्कुल वो अपनी कॉपी राइट्स जो होते हैं उसको उसका लीगली जो है वो इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट से लीगलाइज करवा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एंट्री और एग्जिट एक दफ़ा आना और वहाँ से जाना है, जस्ट लाइक मोनोपोली बहुत टिपिकल हो जाता है इन द केस ऑफ ओलिगोपोली। इंटरडिपेंडेंस, तो कि वो डिसीजन एक दूसरे के नहीं सुनते, कभी सुन भी लेते हैं, कभी वो कॉन्फ्लिक्ट भी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम जो है आपस में नेगोशिएट कर देते हैं और एक प्राइस चार्ज करेंगे, इस प्राइस से ना बियॉन्ड जाएंगे ना हम लेस जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि वो आपस में इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, कि अगर मैं ये कहूँ कि पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो ऑब्वियसली बात है लोग कोला की तरफ मूव कर जाएंगे, तो भाई कोला और पेप्सी के टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम कोला परचेज करेंगे, कोक परचेज करेंगे। तो उससे क्या होगा, पेप्सी की जो डिमांड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम जो ब्रांड्स हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, यहाँ पर भी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो एक मेन चीज़ होती है ओलिगोपोली में, वो एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग मैं आपको बताऊं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए भी ऐसा इतनी ज़रूरी नहीं होती, मोनोपोली के लिए भी ज़रूरी होती, परफेक्टली के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो आपके पास फ्यू सेलर्स होते हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और जितनी ज़्यादा अच्छी एडवर्टाइजमेंट और मोर रैपिडली होगी, उस ब्रांड की ज़्यादा आपके पास मार्केट में डिमांड होगी। ग्रुप बिहेवियर, ये आपस में जो है वो ग्रुप बिहेवियर भी शो करते हैं। ठीक है, अगर आपकी एक रात पहले ही कमिटमेंट्स हो गई हैं तमाम ब्रांड्स की, यानी तमाम कोला कंपनी, कोका कोला कंपनी, पेप्सी कंपनी, फैंटा कंपनी, मिरिंडा कंपनी, जितनी भी कंपनी से, सेवन अप वगैरह, उन सबसे आपका नेगोशिएट हो गया कि हमने ये प्राइस नेक्स्ट डे चार्ज करनी है। लेकिन अगर किसी एक ने भी नेक्स्ट डे प्राइस लो चार्ज कर दी तो पूरी की पूरी मार्केट जो है वो कैप्चर कर लेगा। तो ये एक बिहेवियर होता है, इसमें आपको जो है वो रिलाई भी करना होता है, रिलायबिलिटी पोर्शन भी आपके पास वीक होता है, लेकिन वी हैव टू हमें उन पे जो है एक तरह का ट्रस्ट करना होता है, वी हैव टू डू ट्रस्ट ऑन दैम। तो हमने ग्रुप बिहेवियर देखना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉम्पिटिशन। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं उनके पास डिफरेंट किस्म के जो है आपस में कंपटीशन इसी तरह अराइज होती है। जबकि अगर मैं कहूँ कि फेंटा और पेप्सी में कोई मतलब इनके टेस्ट में इतना डिफरेंस है, सारी चीज़ों में डिफरेंस है, और लोग भी जो है कुछ लोग पेप्सी को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पेप्सी बिल्कुल भी नहीं लेते और फेंटा को प्रेफर करते हैं, सेवन अप को प्रेफर करते हैं। तो इफ दे वांट टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस तो वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्वालिटी में अगर लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो क्वांटिटी और प्राइस में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए इनका जो आपस में सिनेरियो होता है वो कंपटीशन बेस्ड होता है। तो टुडे वी हैव कवर्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या आएंगी। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक की डेफिनेशन आएगी आपके पास कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है, हमने कहा था मैनी सेलर्स जो होते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो प्रोडक्ट होती है वो डिफ्रेंसिएशन होती है, लेकिन एंट्री और एग्जिट आपके पास फ्रीडम होता है, हर कोई आ जा सकता है। देन उसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास सबसे पहली और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कॉमन है हर मार्केट सेक्टर के अंदर, वो है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, के तमाम रेवेन्यूज कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल दी थी आपको, डिफरेंट सना सफीनाज और टी डॉट और खाड़ी और डिफरेंट हमने ब्रांड्स की जो है वो आपको एग्जांपल दी थी। तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये इसका पार्ट होंगे कि आपके पास प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंसिएशन तो है, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन तो है, लेकिन आपके पास एक चीज़ ये ख्याल में रखनी है कि वो प्राइस सेम चार्ज नहीं करेंगे लाइक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। तो हमने ड्रीम और लेमन की एग्जांपल दी थी, इट इज़ गुड एग्जांपल फॉर अस। उसके बाद हमने कहा था कि ये शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, लॉस भी अर्न कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन वो अपना नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। उसके बाद हमने ये कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मौजूद होगी और दे कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस और दे आर चार्जिंग द डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद हमने ये ग्रैप्स की तरफ मूव कर गए थे। हमने ग्रैप्स में बताया था कि शॉर्ट टर्म केस में वो नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और वो लॉस भी दे सकते हैं। अगर तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट की तरफ है, यानी फर्स्ट प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट में है, तो इट मीन्स कि वो अपना जो ब्रांड है
उसको आगे मूव कर सकता है लॉन्ग रन की तरफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये इंडिसीजन पॉइंट है कि हो सकता है वो आगे भी ले जाए और हो सकता है वो वहीं पर स्टॉप कर दे। और अगर वो लॉस की केस में, तो ऑब्वियसली सी बात है वो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजर नहीं है, वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा, तो ही हैज टू शट डाउन हिज बिजनेस। इसी तरह लॉन्ग रन की तरफ जब हम आए थे, तो लॉन्ग रन में वो एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा था, नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, जहाँ पर उसका जो है प्राइस जो थी वो इक्वलेंट हो जाती है कॉस्ट के, जिसमें हमने बताया कि ये अपने पुराने ब्रांड्स के जो आइटम्स होते हैं उनको सेल आउट कर देते हैं सेल पे, अप टू 70% डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट एंड सो एंड सो फोर्थ। दैट्स व्हाई दे विल मूव टुवर्ड द normal profit, because in that particular case they are just wanting to covering their cost। उसके बाद हमने ओलिगोपोली मार्केट्स में आ गए थे। ओलिगोपोली मार्केट्स के अंदर हमने बताया आपको कि डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पर आपको हम ये कह रहे हैं कि फ्यू प्रोड्यूसर्स हैं जो कि आपके इफेक्ट कर रहे हैं आपके मार्केट्स में, उनका कंट्रोल जो होता है वो ऐसे कुछ खास नहीं होता, लेकिन ये है कि आपस में ये नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि चूंकि इनके ब्रांड्स में सिमिलैरिटी बहुत होती है, तो इनको जो है आपस में नेगोशिएट करना पड़ता है। हमने कहा ओलिगोपोली मार्केट्स दो तरीके की होती हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, फ्यू फर्म्स होती हैं आपके पास, लिमिटेड फर्म्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि साइज ऑफ द फर्म सेम हो, क्वालिटी सेम हो, बट एक चीज़ होती है कि प्राइस के अंदर ये लोग आपस में इंटरडिपेंडेंसी इनकी होती है। बैरियर होता है इनका एंट्री और एग्जिट पे, they are interdependent on each other, profit maximizing condition इनके as usual आपके मार्केट स्ट्रक्चर की तरह होती है, जहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी होता है, और इसी तरह जो है वो आपके पास जो आप कहते हो कि ग्रुप बिहेवियर, तो इनका आपस में ग्रुप बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपस में इनका कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई भी इसको इसमें क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी, फील फ्री। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।